हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग करेंगे जेईई 2019 के 10 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन ना। तो आई होप आप लोगों ने जो है क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, समझ लिया होगा। देखना, मैं बताता हूँ। अच्छा हाँ, ये क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक क्वेश्चन बताया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कौन सा, बट हाँ बताया था। वहां पर मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे कितने फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे होता है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म, ऑयलर फॉर्म, ये सारे फॉर्म जो होते हैं वो सब मैंने बताए थे और कैसे सॉल्व करते हैं। वहां मैंने एक ऑयलर आइडेंटिटी भी बताया था। कई बार कई लोग उसको यूलर आइडेंटिटी बोलते हैं, तो आपको पता होगा शायद, ठीक है। लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन ऑयलर होता है, ऑयलर, ऑयलर, ठीक है। तो ये खैर प्रोनाउंसिएशन से अपने को क्या मतलब है भाई, अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया है Z1 एंड Z2 विद टू एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, नहीं, इसमें टू नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, नॉन नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट दिस कंडीशन इज given 3 times of modulus of Z1 is equal to 4 times of modulus of Z2, and another condition that we have z equal to 3 Z1 upon 2 Z2 plus 2 Z2 upon 3 Z1, then which of the following option is correct? ओके, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में ये जो Z है ना, इसके बारे में सब कुछ पूछ रखा है। रियल पार्ट ऑफ Z1 इक्वल टू 0, और यहाँ देखो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, और फिर यहाँ मॉडुलस ऑफ Z1। मतलब अपने को Z1 निकालना है ना। अगर हम Z1 निकाल पाए ना, तो हम उसके सारे कुंडली बता सकते हैं। इवन आर्गुमेंट अगर रहता है ऑप्शन में, तो आर्गुमेंट भी निकाल सकते हैं। मतलब Z1 एक बार कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पता कर लिए ना, तो उसका सारा कुंडली बता सकते हैं, ठीक है ना। कहाँ से आया, कैसे आया, सब कुछ, ठीक है ना। तो खैर ये अपने को Z1 निकालने पर फोकस करना है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ Z1 और Z2 है, ठीक है ना। तो आप इसको कैसे बनाओगे, तो ऐसा करते हैं Z1 और Z2 को जो है कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रीट कर लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। तो अज्यूम करने में भी अब सोचना पड़ेगा कि कौन से फॉर्मेट में करें, क्योंकि हमारे पास तो एक कार्टेशियन फॉर्मेट है, ये ऑयलर फॉर्मेट है ना, पोलर फॉर्मेट है। तो कौन से फॉर्मेट में हम इसको अज्यूम करें। तो देखो, आप क्या करो, देखो जैसे ये अगर अज्यूम करते हो, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन फॉर्म, तो उसमें कार्टेशियन फॉर्म क्या होता है, z को x प्लस आई वाई के रूप में लिखते हैं ना। तो एक x प्लस आई वाई लिखोगे या फिर a प्लस आई बी लिखोगे, तो Z1 के लिए दो गो अननोन मिलेगा, a और b। और फिर Z2 के लिए c प्लस आई डी लिखोगे, तो यहाँ से भी दो गो मिलेगा, तो चार अननोन्स हो जाएंगे। उसको फाइंड करना ये काफी कॉम्प्लिकेटेड वर्क हो जाएगा ना। तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, आप यहाँ से याद रख लेना कि जनरली हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर को अज्यूम करते हैं ना, ऐसे ढेर सारे कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम करने पड़ते, मतलब दो तीन, तो उस केस में हम ज्यादातर केस में जो है वो आयलर फॉर्म का यूज करते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारा क्वेश्चन ना, जैसे बहुत भारी भरकम जो क्वेश्चन होता है वो आयलर फॉर्म से एकदम सिंपल हो जाता है, ठीक ना। बड़ा बड़ा पावर वाला जो होता है उसको ऑयलर फॉर्म से सॉल्व करते हैं, समझ में आया। ऑयलर फॉर्म या फिर पोलर फॉर्म, तो ये दोनों मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो वाला वीडियो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला नहीं देखे ना, तो जाके जरूर देख लेना, ठीक है। खैर यहाँ मैं जो भी जरूरत पड़ेगा वो बता दूंगा, लेकिन हाँ वहां पर मैंने काफी कुछ बताया हुआ है, सब कुछ डिटेल में, वो देख लेना। क्योंकि हर एक वीडियो में अब हर चीज यूज आएगा, तो हर हर बार बताते नहीं रहूंगा ना, देखना। जैसे मैं थोड़ा सा पोलर फॉर्म के बारे में बता देता हूँ। अगर कोई जेड है ना, जेड, तो इसका पोलर फॉर्म, सॉरी ऑयलर फॉर्म, इसका क्या लिखते हैं, तो इसी का मॉडुलस यहाँ चिपका दो, मॉड जेड, और ई के पावर आयोटा इंटू इसका आर्गुमेंट। ये थीटा क्या है, थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये होता है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि Z1 और Z2 को अज्यूम करेंगे, और Z1 और Z2 एक बार अपने को आ जाएगा, तो Z निकाल लेंगे यहाँ वैल्यू चिपका के, समझ में आया ना। तो देखो, अगर हम Z1 का जो है Z1 लिखना चाहें, Z1 क्या है, तो क्या लिखेंगे, Z1 क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ Z1 इंटू ई के पावर आयोटा थीटा,
थीटा नहीं अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या करना है, दो को मानना है, Z1 और Z2। तो एगो के लिए आर्गुमेंट अल्फा और एगो के लिए आर्गुमेंट बीटा मान लेते हैं। आप वैसे आप थीटा गामा कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ मैंने देखा कि एगो मानना रहता तो मैं थीटा ही मानता, लेकिन यहाँ दो को मानना है तो अल्फा बीटा सही रहेगा। अब आपके ऊपर क्या मानना है, मुझे ये अच्छा लगता है ये मान लिया। Z2 क्या लेंगे, तो उसी तरह मॉड Z2 इसी का यहाँ पर मॉडुलस और e के पावर आयोटा बीटा। ओके, तो ये मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है Z1 और Z2 वो अज्यूम कर लिए। ओके, अब आप देखो यहाँ से मॉड Z1 Z2 इसका सब वैल्यू भी आपको निकालते आ जाएगा। देखो देखो एक बार यूज करते हैं इसको। अब अपने को फोकस कहाँ करना है, Z निकालने पर, ये वाला Z निकालने पर। तो ये यही मैं लिखता हूँ, Z क्या हो जाएगा, यहाँ Z1 का वैल्यू चिपकाओ, तो 3 टाइम्स ऑफ Z1, Z1 इज नथिंग बट मॉडुलस ऑफ Z1 into e raised to power iota alpha upon 2 times of modulus of Z2 e raised to power iota beta प्लस 2 टाइम्स ऑफ, इसी को यहाँ लिखना है। देखो ये और ये सेम है, ये सेम है, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिखो। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉडुलस ऑफ Z2 e के पावर आयोटा बीटा अपॉन 3 टाइम्स ऑफ Z1 into e के पावर आयोटा अल्फा। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब आप क्या करो कि इसको लिखते हैं, ये देखो ना Z1 बाई Z2 का वैल्यू यहां से निकाल लो। यहां से बताना मॉड ऑफ Z1 अपॉन मॉड ऑफ Z2 क्या मिलेगा, तो 4/3 मिलेगा ना, इट इज 4/3। और यहाँ देखो Z2 बाई Z1 चाहिए है, तो इसको उलट देते हैं। यहाँ से मॉड ऑफ Z2 बाई मॉड ऑफ Z1, ये इसको भी उलट दो तो 3/4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 3/2 पहले से बैठा है, और ये Z1 बाई Z2 जो है मॉडुलस ऑफ Z1 बाई मॉडुलस ऑफ Z2 दैट इज 4/3। एंड ये आपको पता होगा ना, a के पावर m बटा a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n, ये बचपन याद आया, बेस सेम होता है तो डिवीजन में पावर जो है वो घट जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, e के पावर आयोटा, आयोटा कॉमन हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा। ओके, और उसी तरह इसको भी करेंगे तो ये 2/3 इंटू Z2 बाई Z1 3/4 है, 3/4, और e रेज टू पावर आयोटा फिर से कॉमन आएगा, यहाँ बीटा माइनस अल्फा हो जाएगा ना, क्योंकि m माइनस n होता है। समझ में आया। अब देखो ये 3 से 3 जा रहा है, ये भी 3 से 3 जा रहा है, ये देखो 2 बार में जा रहा है, ये 2 बार में जा रहा है नीचे, तो ये पूरा यहाँ 2 बच गया और यहाँ 1/2 बच गया ना। तो हम इस सबको, ये सब कचरा जो है वो साफ कर देते हैं और यहीं पर 2 लिख देते हैं एकदम मस्त, और यहाँ इसको साफ करके 1/2 लिख देते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखना, अब यहाँ से देखो मैंने अभी बताया ऑयलर आइडेंटिटी, वो यूज हो जाएगा। ऑयलर आइडेंटिटी क्या होता है, e के पावर आयोटा थीटा बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। दिस इज कॉल्ड एज ऑयलर आइडेंटिटी वेयर थीटा इज आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ जो है वही यहाँ और यहाँ आ जाता है cos प्लस आयोटा थीटा, ठीक ना, या फिर इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं, मैंने वहां बताया था CIS ऑफ थीटा। ठीक है, तो इतना चीज को ऐसे भी लिख सकते हो एकदम शॉर्ट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताना, खैर यहाँ शॉर्ट में नहीं लिखना है, तो मैं ना, नहीं तो फिर शॉर्ट में लिखोगे फिर वैसे लिखना ही पड़ जाएगा, तो फिर काहेगा शॉर्ट में लिखे भाई। देखो ये 2 टाइम्स ऑफ इसको लिखना, e के पावर आयोटा थीटा टाइप का है, तो क्या होता है cos थीटा, cos थीटा, थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह फिर से अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको आगे लिखते हैं, तो 1/2 इसको इरेज कर देते हैं जी। तो ये क्या हो जाएगा बताना, cos ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह अगली बार बीटा माइनस अल्फा है, और प्लस आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा की जगह बीटा माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो अब क्या करते हैं ना, ये देखो यहाँ अल्फा माइनस बीटा है, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको अल्फा माइनस बीटा कैसे बनाएंगे, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ना, माइनस क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा cos ऑफ
माइनस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा। मतलब ये कुछ ऐसा नहीं हो गया कॉस ऑफ माइनस थीटा टाइप का। और ये क्या होता है, कॉस के अंदर जो माइनस आता है वो माइनस खत्म हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शन इज इवन। कॉस फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, साइन ऑड होता है, तो साइन में से माइनस बाहर आ जाता है, ये पता है ना। कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है, मतलब माइनस अंदर खत्म हो जाता है। और कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस थीटा जो होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, इसमें से माइनस बाहर आ जाता है। समझ में आया ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको अल्फा माइनस बीटा लिखेंगे तो माइनस तो ये खत्म कर देगा, तो कॉस ऑफ बीटा माइनस अल्फा लिखो या कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा लिखो, बोथ आर सेम थिंग। तो यहाँ हम वही करते हैं, तो ये हम अल्फा माइनस बीटा लिख देते हैं, कोई दिक्कत, अल्फा माइनस बीटा। देखो मेरे पास स्पेस की कमी है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे भी करना पड़ रहा है, समझो। देखो अब यहाँ बीटा माइनस अल्फा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा बनाएंगे, लेकिन यहाँ माइनस बाहर ही आएगा ना, वो यहाँ आ जाएगा, समझ में आया। तो यहाँ हम अल्फा माइनस बीटा करते हैं, तो साथ में यहाँ माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से माइनस बाहर आएगा ना। अब देखो, अब देखना जेड क्या बनेगा, जेड बनेगा, अब देखो 2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ 1/2 टाइम्स कॉस अल्फा माइनस बीटा, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, 2 + 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये बन जाएगा। और फिर यहाँ 2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा बनेगा, और यहाँ 1/2 आयोटा माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा का कोएफिशिएंट क्या बनेगा, तो ये 2 यहाँ से, और यहाँ से -1/2, यहाँ से -1/2, -1/2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये चमक रहा है ना। अब देखो, अब हम इसको भी यही सोल्व करके लिख दे, 2 टू द 4 15, तो ये 5/2 बनेगा, इट विल बिकम 5/2, एंड दिस इज 2 टू द 4 -1 3/2 ना, 3/2। तो ये देखो आपको ना कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया, क्या मिल गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको निकालते आ गया। जेड क्या है, जेड है 5/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस 3/2 आयोटा साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है। तो अब ऑप्शन देखो, जेड का बोल रहा है कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, इनमें से कौन सा, तो कोई भी सही नहीं है, ये दोनों गलत हो गया ना यार, ये दोनों गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ना, इसका रियल पार्ट क्या होता है, रियल पार्ट ये होता है ना, और इमेजिनरी पार्ट ये होता है। इसको अच्छा से लिख दो, आयोटा को शुरू में लिख दो, ठीक है। तो आपको पता है कि किसी z बराबर अगर x प्लस आई वाई है, तो ये x जो होता है वो रियल पार्ट होता है, और जिसको में आयोटा लगा रहता है दैट इज इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ रियल पार्ट क्या है, 5/2 cos अल्फा माइनस बीटा, तो ये क्या है, जीरो है क्या, नहीं ना, अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते। ऐसा हो सकता है कि जीरो किसी पॉइंट पर बने, लेकिन चूंकि आपको अल्फा और बीटा नहीं ना पता है, तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते इसका रियल पार्ट एग्जैक्टली है क्या, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है रियल पार्ट का, वो आप नहीं अभी बता सकते हो ना, क्योंकि अल्फा बीटा आपको नहीं पता है, तो ये अननोन है, रियल पार्ट अभी आप नहीं बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या है। तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये बोला है कि रियल पार्ट जीरो हो गया, रियल पार्ट जीरो तब ना होगा जब अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जो है 5/2 बने, 3/2 बने, समझ में आया, ये बनेगा। लेकिन जरूरी थोड़े कि वही है, हो सकता है कि दूसरा कुछ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जीरो हो, जीरो के केस में 5/2 हो जाएगा रियल पार्ट, जीरो थोड़े होगा। तो अभी आप कंफर्म नहीं कर सकते हो कि रियल पार्ट क्या है या इमेजिनरी पार्ट क्या है, क्योंकि इसमें भी देखो अल्फा माइनस बीटा है और अल्फा बीटा आपको पता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। इतना समझ में आया, ठीक है। अब आते हैं, ये मॉड जेड निकालना है ना, मतलब इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालते हैं, अगर x प्लस आई वाई है तो मॉड जेड क्या लिखते हैं, तो मॉड जेड लिखने के लिए अपने को रियल पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये लिखना पड़ता है ना, ठीक है। तो यहाँ रियल पार्ट ये है, तो स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर इसका स्क्वायर, ठीक है। तो देखो करके, तो यहां से जो है मॉड जेड बनेगा दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ ये 25/4, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, एंड प्लस इमेजिनरी पार्ट ये है तो 9/4 और साइन स्क्वायर
अल्फा माइनस बीटा, ये अपने को क्या मिल गया, मॉडजेड मिल गया। अब बताओ, अब बोला है इन्होंने कि मॉडजेड का वैल्यू जो होगा ना वो 5/2 होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5/2, या फिर एक दूसरा ऑप्शन में मॉडजेड का वैल्यू है दैट इज 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 17/2। क्या ये सही है? यहाँ भी आप देखो ना, अल्फा बीटा पता ही नहीं है, तो आप मॉडजेड का एग्जैक्ट क्या वैल्यू होगा वो तो नहीं ना बता सकते हो। लेकिन हाँ, इसका फिर भी हम लोग रेंज तो पता कर ही सकते हैं। क्यों? इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों ने जो है फंक्शन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का क्वेश्चन आपने सॉल्व किया होगा, जहां पर अपने को डोमेन रेंज पता करना होता है। तो हम लोग इस तरह से जब अननोन आता है तो देखते हैं कि इस रेंज जैसे अपने को निकालना है तो रेंज लिखते हैं, जैसे x बिलोंग्स टू लिखते हैं ऐसे, तो यहाँ पर सबसे छोटा वाला लिखते हैं, फिर यहाँ पर सबसे बड़ा वाला। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक मतलब स्क्वायर रूट के अंदर कुछ आता है तो देखते हैं कि ये जो है ये सबसे छोटा कब बनेगा, फिर सबसे बड़ा कब बनेगा, ये सब सोचते हैं ना। सबसे छोटा जिस पॉइंट पर बनेगा उसको यहाँ लिख देते हैं, सबसे बड़ा ये यहाँ लिख देते हैं, तो ये अपना रेंज मिल जाता है। तो वही काम यहाँ करना पड़ेगा ना। या फिर आप इसको एक तरीका से और कर सकते हो कि इसको साइन स्क्वायर में चेंज कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा करके, या फिर इसको कॉस स्क्वायर में चेंज कर लो तो खाली कॉस वाला टर्म बच जाएगा ना। तो वैसे भी कर सकते हो, या फिर देखो ना, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से ऐसे सोचो ना यार, मॉडजेड का जो है, यहाँ से देखो, मॉडजेड का जो है कम से कम कितना वैल्यू हो सकता है, कम से कम मतलब लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है, लीस्ट वैल्यू क्या हो सकता है। तो लीस्ट वैल्यू होने के लिए इसको जीरो कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको जीरो कर देंगे ना तो ये 25/4 स्क्वायर रूट के अंदर मतलब ये 5/2 बनेगा। ठीक है, अगर ये वाला टर्म जो है ये जीरो बन जाए तो ये क्या स्क्वायर रूट के अंदर 25/4 विच इज इक्वल टू 5/2, जिसका वैल्यू 2.5 आएगा। और यहाँ अगर ये टर्म जीरो कर देते हो तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 9/4 आएगा। समझ में आया ना, ये क्या आएगा 9/4। क्योंकि देखो ना, जिस पॉइंट पर ये जीरो होगा, देखो ये पहले लिए थे ना, जिस पॉइंट पे ये जीरो होगा उस पॉइंट पर ये -1 या 1 होगा। समझ में आ रहा है? जैसे ये जीरो कब होगा, या तो पाई पर होगा या जीरो पर होगा। तो अगर जीरो, और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो अगर मान लो कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू जीरो हो गया तो साइन जीरो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पर ये कॉस क्या हो जाएगा, कॉस जीरो के पे 1 हो जाएगा ना, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रह जाएगा, मतलब इसीलिए 25/4 आएगा स्क्वायर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा। और जिस पॉइंट पर इसको जीरो करोगे उस पॉइंट पर ये -1 या 1 बनेगा, क्योंकि इसको जीरो करने के लिए, कॉस को जीरो करने के लिए अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू या तो आपको π/2 डालना होगा या फिर 3/2 एंड सो ऑन। तो उस केस में साइन जो है -1 या 1 बनेगा, तो चूंकि स्क्वायर है इसीलिए फिर से 1 हो जाएगा वो। तो ओवरऑल जब ये जीरो होगा ना तो उसके लिए आपको यहाँ से क्या मिलेगा, जेड का मॉड जेड का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 9/4 विच इज इक्वल टू 3/2, और 3/2 इज नथिंग बट 1.5। तो मिनिमम वैल्यू 1.5 मिल रहा है और मैक्सिमम 2.5 मिल रहा है। समझ में आया? बताओ। तो ये जो है मॉडजेड का वैल्यू, लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 3/2, और मैक्सिमम वैल्यू, हाईएस्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 5/2, क्योंकि इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। अब देखो ना, इससे जो है ज्यादा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप बोलोगे कि दोनों 1 1 हो जाएगा तो नहीं पॉसिबल हो जाएगा। क्योंकि देखो ना, कॉस और साइन का वैल्यू जो है 1 और -1 के बीच में रहता है, ये तो सबको पता होगा कि 1 कॉस और साइन जो है वेरी करता है -1 और 1 के बीच में। -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है कॉस और साइन का वैल्यू। ठीक है, तो अगर आप बोलोगे कि इसको हम हाईएस्ट करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों को हाईएस्ट कर देंगे। तो दोनों को हाईएस्ट कैसे करोगे भाई, दोनों हाईएस्ट सेम टाइम पर थोड़े होगा। जैसे इसका भी एंगल थीटा है, मतलब अल्फा माइनस बीटा है, इसका भी अल्फा माइनस बीटा है, तो इसको जिस पॉइंट पर 1 बोलोगे उस पॉइंट पर तो ये जीरो हो जाएगा, या जिस पॉइंट पर इसको 1 बोलोगे उस पॉइंट पर ये जीरो हो जाएगा। दोनों सेम पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं हो सकता है। समझ में आया? या फिर एक मैक्सिमम और एक मिनिमम नहीं हो सकता है, दोनों सेम पॉइंट पर एट द सेम टाइम। ठीक है, मतलब अगर ये जीरो कर रहे हो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा,
और ये 0 कर रहे हो तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। समझ में आया ना। तो यहाँ से अपने को दो को वैल्यू मिला, दैट इज 5/2 एंड 3/2। तो यहाँ 3/2 रखना पड़ेगा क्योंकि ये लिस्ट वैल्यू है, और ये यहाँ 5/2 रखना पड़ेगा क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू है। समझ में आया। मतलब मॉड जेड का वैल्यू है वो 3/2 से 5/2 में लाई करेगा। और तो आप क्वेश्चन देख के, अगर क्वेश्चन में ऑप्शन में जो है 5/2 भी रहता ना तो हम ऑप्शन टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है तो ये गलत हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 5/2 अपने को नहीं मिला है, और ये तो सरासर गलत है। ठीक है, तो इसे ये क्या हो गया भाई इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मैच किया। तो इसका मतलब मैं बता दूं, ये जो 2019 का क्वेश्चन है 10 दिन मॉर्निंग शिफ्ट का, ये एक बोनस क्वेश्चन था जेईई मेंस का। बोनस, एक बोनस क्वेश्चन 2019 का और करवा चुका हूं मैं, फंक्शन में था आई थिंक, हाँ फंक्शन में ही था। उसके अंदर एक दिया था आई थिंक ऑन टू इनटू वगैरह चेक करना था, आई थिंक सब्जेक्टिव वही ऑन टू चेक करना था, और एक फंक्शन दिया था, लेकिन गड़बड़ ये था कि वो फंक्शन था ही नहीं सोचो, वो फंक्शन था ही नहीं, तो वो गलत था ना। तो वो क्वेश्चन आप जाके देखना, वो भी मैंने करवाया है। इसका कोई ऑप्शन नहीं मैच किया तो ये बोनस क्वेश्चन हो गया। खैर वो तो क्वेश्चन ही गलत था, ये तो फिर भी क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन सही है ना यार, क्वेश्चन थोड़ी गलत है। ठीक है, बस ऑप्शन नहीं मैच किया और क्या। ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पीवाईटी के साथ में, और पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। बाय।